गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल IASstudy.IP में। आज के एपिसोड में जो कि गोदान उपन्यास का दूसरा एपिसोड में है, इसमें हम बात करेंगे गोदान में पीढ़ी संघर्ष, जिससे कि प्रश्न बनने के काफ़ी चांस रहते हैं इस टॉपिक से। तो ये एपिसोड्स विशेषतः जो बच्चे यूपीएससी में जिन्होंने वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य को चुना है और हिंदी साहित्य में अलग अलग विषय हैं, ये उपन्यास है, नाटक हैं और बहुत सारी कविताएं हैं। तो उनमें से अभी हम उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान पर चर्चा करेंगे। तो आप सुनकर यूपीएससी की तैयारी कर सकते हैं वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य की। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। गोदान में हम आज बात करेंगे पीढ़ी संघर्ष। तो गोदान दो पीढ़ियों का संघर्ष है, एक नई पीढ़ी एक पुरानी पीढ़ी। नई पीढ़ी को मुंशी प्रेमचंद जी ने गोबर के माध्यम से दर्शाया है, जो कि होरी का बेटा है, और होरी के माध्यम से पुरानी पीढ़ी को दर्शाया है। तो आइए शुरू करते हैं। मैं इस टॉपिक्स में या इन वीडियोस में, इन एपिसोड्स में ऐसे कंटेंट पर चर्चा करूंगा, ऐसी सामग्री पर चर्चा करूंगा जो सीधा यूपीएससी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य ऑप्शनल में जिसको हमें लिखना है, क्वेश्चन जो आएंगे उनका मैं आंसर यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ना कि गोदान की कथा आपको सुनाऊंगा। बल्कि इसमें जो क्वेश्चन आंसर्स होते हैं उन टॉपिक्स को मैं कवर करूंगा। तो आइए देखते हैं गोदान का योगीन संघर्ष या यथार्थ। पहला टॉपिक है, गोदान दो पीढ़ियों की टकराहट की कथा है, जो मुख्यतः होरी और गोबर के द्वंद्व या आपसी टकराव से बताई गई है। इस कथन के आलोक में गोदान में विद्यमान पीढ़ी संघर्ष पर विचार करेंगे हम इसके अंदर दोस्तों। और दूसरे टॉपिक क्या है इसी से संबंधित, गोदान अपने युग का प्रतिबिंबी है। जिस टाइम पे जो समस्याएं थी वो उसको बताता है कि क्या क्या समस्याएं थी, और आने वाले युग की प्रसव पीड़ा भी है, यानी कि आने वाले युग में क्या क्या समस्याएं होंगी उनके बारे में भी इस टॉपिक पर हम चर्चा करेंगे। तीसरा टॉपिक है दोस्तों, गोदान डूबते हुए सामंतवाद तथा उभरते हुए पूंजीवाद के संक्रमण काल की कहानी है, ये भी इसका एक संदर्भ है। और प्रेमचंद जी ने गोदान के अंदर अपने समय के भारत की सभी समस्याओं को प्रस्तुत करने की कोशिश की है। उनकी नज़र में कुछ भी ओझल नहीं हुआ, यानी कि उनके टाइम पे जब ये गोदान लिखा गया था दोस्तों, तो उनने ऐसी कोई सी समस्या नहीं थी कि जिसको गोदान में उनने कोट नहीं किया है। हर एक समस्या को लगभग उन्होंने बताने की कोशिश की है। इसका टॉपिक है पहला, हम जैसे कि गोदान उपन्यास क्वेश्चन आता है यूपीएससी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य में कि गोदान आदर्शवाद पर लिखा गया है या यथार्थवाद पर लिखा गया है। दोस्तों, आदर्शवाद का मतलब होता है मन परिवर्तन, यानी कि इंतजार करना कि व्यक्ति कब बदलता है। यथार्थवाद का होता है मतलब दोस्तों कि तुरंत एक्शन लेना। यथार्थवाद होता है दोस्तों तुरंत एक्शन लेना। जैसे कि आपने देखा राजनीतिक विचारधाराओं में अलग अलग मानसिक विचारधाराएं, कुछ विचारधाराएं आदर्शवाद से प्रभावित हैं और कुछ यथार्थवाद से प्रभावित हैं, जैसे कि मार्क्सवाद ही यथार्थवाद है दोस्तों। आइए जानते हैं गोदान में किसको कोट किया गया है। गोदान उस टाइम की रचना है मुंशी जी की जब उनका मोह आदर्शवाद से भंग हो रहा था, वह आदर्शवाद से यथार्थवाद की ओर जा रहे थे। तो गोदान तक आते आते प्रेमचंद जी का आदर्श बात के तरफ जो झुकाव था वो पूरा यथार्थवाद की तरफ होने लगा था। विचार करेंगे इस पर हम, ये सब क्वेश्चन फॉर्मेट में होंगे अभी, फिर इन पे हम विचार करेंगे दोस्तों। गोदान सचमुच यथार्थवादी उपन्यास है या नहीं, या आदर्शवाद है, या इसमें कुछ मौजूद है आदर्शवाद की तरह, ये भी जानेंगे। कुछ आलोचकों की राय है कि गोदान में व्यक्त होने वाला यथार्थवाद मार्क्सवाद से प्रेरित समाजवादी यथार्थवाद है, ये भी एक टॉपिक है। इस बात से हम कहाँ तक सहमत हैं इस पे चर्चा करेंगे आगे। क्या गोदान पर मार्क्सवाद का प्रभाव दिखाई पड़ता है, ये भी हम जानेंगे। क्या गोदान में प्रेमचंद ने समाधान पक्ष के प्रति अपना नजरिया प्रस्तुत किया है, ये भी हम जानेंगे। अब टॉपिक देखते हैं दोस्तों, महाकाव्यात्मक उपन्यास है या नहीं, इसमें क्या क्या हम चर्चा करेंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं।
गोदान को हिंदी का पहला महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाता है। इस संदर्भ में महाकाव्यात्मक उपन्यास की धारणा स्पष्ट करेंगे। क्या गोदान को राष्ट्रीय जीवन का प्रतिनिधि उपन्यास कहा जा सकता है, इस संबंध में भी हम जानेंगे। विभिन्न आलोचकों ने क्या क्या आलोचना की है उसको हम समझेंगे, और इसमें क्या क्या समस्याएं हैं महाकाव्य मानने में और क्या क्या समस्याएं नहीं है, इसको हम जानेंगे। गोदान भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य है, इसको जानेंगे। गोदान भारतीय कृषक की त्रासद महागाथा है। त्रासद क्या है दोस्तों? भारतीय किसानों की जो समस्याएं थी, किस तरीके से वे समस्याओं में जी रहे थे, उनकी क्या त्रासदी थी। त्रासदी का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा परेशानियों में जीना। गोदान भारतीय कृषक की त्रासद महागाथा है। गोदान भारतीय किसान के जीवन का महाकाव्य है या नहीं है, इस पे हम चर्चा करेंगे। और दोस्तों त्रासदी क्या होती है? ट्रेजिडी, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रेजिडी। तो त्रासदी पे काफी लोगों ने कुछ लिखा है, तो आइए जानते हैं। त्रासदी की धारणा स्पष्ट करते हुए बताएंगे कि गोदान को ट्रेजेडी उपन्यास कहा जाता है या नहीं कहा जाएगा। इसमें होरी की ट्रेजेडी है या धनिया की ट्रेजेडी है, भारतीय किसान की है या किसी और की है। तो ज्यादातर आलोचक जो बोलते हैं या विश्लेषण करने वाले व्यक्ति जो बताते हैं कि इसमें ज्यादातर ट्रेजेडी धनिया की है, क्योंकि धनिया होरी की पत्नी है और वह होरी के साथ समस्याओं के साथ जीती है जिंदगी भर, और आखिरी पल में जो उसका सहारा था होरी, वह भी उससे छीन लिया जाता है दोस्तों। तो ये धनिया की ट्रेजेडी ज्यादातर लोग बताते हैं। होरी की कहानी दुखों से भरी है, एक लंबी कहानी है, किंतु इसमें बीच बीच में सुख के क्षण भी आते रहते हैं, इस पर हम बात करेंगे दोस्तों। और इसका जो शिल्प है, शिल्प का मतलब क्या है दोस्तों? प्रेमचंद जी ने क्या क्या इसमें लिया है, क्या नहीं लिया, कौन सी विधियां लगाई हैं, कौन से कलाएं लगाई हैं, उनकी भाषा क्या है, इस पे हम जानेंगे। तो भाषा का क्या है? गोदान में एक नहीं दो कथा हैं समांतर रूप में उपस्थित, एक ग्रामीण कथा, दूसरी शहरी कथा, इस पर हम बात करेंगे। प्रेमचंद ने समानांतर या दोहरा कथानक क्यों रखा है? आप इस राय से सहमत हैं कि प्रेमचंद दोनों कथाओं को जोड़ नहीं पाए, इस कारण गोदान का कथानक बिखर गया, इस पे हम चर्चा करेंगे। गोदान की कथानक योजना पर विचार करेंगे। गोदान की बनावट क्या है? कुछ आलोचकों का आरोप है कि गोदान प्रेमचंद जी का जितना मन ग्रामीण में है उतना शहरी कथा में नहीं है। इस बात को मैं भी मानता हूं दोस्तों कि प्रेमचंद जी ने गोदान उपन्यास में, अपने सबसे ज्यादा प्रसिद्ध उपन्यास में, ग्रामीण जीवन को जितने अच्छे से व्यक्त किया है उतना शहरी जीवन को व्यक्त नहीं किया है। ये इन आलोचकों में एक मैं भी आलोचक हूँ, तो ये मेरा कथन भी है कि ग्रामीण जीवन को प्रेमचंद जी ने ज्यादा महत्व दिया है शहरी जीवन की अपेक्षा। यही कारण है कि गोदान की शहरी कथा ग्रामीण जीवन की तुलना में अत्यंत कमजोर है। इस बात के सबूत हैं, और जब हम बात करेंगे तो मैं इस पर चर्चा करूंगा। उपन्यास को ये मुंशी जी कहते हैं, मैंने उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ, कि मानुष का चरित्र ही उपन्यास में उन्हें ढाला है। प्रेमचंद के इस कथन के आलोक में गोदान की चरित्र योजना का विश्लेषण हम करेंगे। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों के वर्णन में मनोविज्ञान का सूक्ष्म प्रयोग किया है, ये बात सही है दोस्तों। प्रेमचंद अपने मनोविज्ञान का भरपूर उपयोग करते हैं अपनी रचनाओं में। आपने देखा होगा ईदगाह मुंशी जी की बड़ी प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें उन्होंने अपने मनोविज्ञान के माध्यम से हमीदा और हामिद की कहानी को गढ़ा है। किस प्रकार से बुढ़िया अमीना बालिका हो गई थी और छोटा बच्चा हामिद बड़ा हो गया था अपने कर्तव्य से। तो ये मनोविज्ञान की एक कला है जो प्रेमचंद जी ने डाली थी ईदगाह कहानी में। प्रेमचंद ने अपने चरित्रों का वर्णन मनोविज्ञान से किया है, ये बात हकीकत है, सही है। गोदान की भाषा शैली निबंध शैली है, उस पर देखेंगे। उपन्यास कला या शिल्प की दृष्टि से गोदान की समीक्षा करेंगे। अन्य तथ्य क्या हैं जिनको हमें जानना चाहिए यूपीएससी वैकल्पिक विषय हिंदी साहित्य के लिए? उपन्यास के तत्वों के आधार पर गोदान की समीक्षा करेंगे। ये सब यूपीएससी के प्रश्न बन सकते हैं, ये वही टॉपिक है। गोदान के नामकरण पर विचार करेंगे। क्वेश्चन बन सकता है गोदान का नाम गोदानी क्यों रखा गया, इस पर चर्चा कीजिए। ये यूपीएससी की एक विधि मान सकते हैं, कला मान सकते हैं कि भाई ये सब टॉपिक को कवर करती है।
यदि आप गोदान लिखते हैं तो उसमें क्या क्या परिवर्तन करेंगे, ये भी एक क्वेश्चन है। गोदान जितना प्रासंगिक 1936 में था उतना ही आज भी है, ये बात हकीकत है। मालती और मेहता के संवादों से उभरते हुए जीवन दर्शन की व्याख्या कीजिए। वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं किस प्रकार से आपके विचार में। गोदान पर छायावाद युगी नारित परिकल्पना, प्रेम दर्शन, रोमांटिक दृष्टिकोण का स्पष्ट प्रभाव बताइए। अभी तक दोस्तों मैंने जो भी टॉपिक पढ़े हैं लगभग 50 टॉपिक्स होंगे, तो ये सब उपन्यास गोदान से ही संबंधित हैं। तो इनमें से दोस्तों सबसे पहला टॉपिक है पीढ़ी संघर्ष। जैसा कि सबसे पहले मैंने इसका जिक्र किया था दोस्तों, गोदान में पीढ़ी संघर्ष। तो आइए हम पहले टॉपिक को कवर करते हैं, गोदान में पीढ़ी संघर्ष कैसे हुआ है। तो पहले थोड़ा सा जानेंगे गोदान के बारे में। गोदान 1936 ईस्वी का उपन्यास है। यह दौर भारत में इतिहास का एक तीव्र संक्रमण काल था, जिसमें मध्यकालीनता के अवशेष छिन्न भिन्न हो रहे थे और आधुनिक शक्तियां पहली बार अपनी पैठ बना रही थीं। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था, ग्रामीण संरचना, सामंतवाद जैसे तत्व धीरे धीरे कमजोर हो रहे थे, जबकि उद्योग प्रधान अर्थव्यवस्था यानी पूंजीवाद, शहरी सामाजिक संरचना और पूंजीवाद जैसी संरचना उभर रही थी। जब समाज में इतनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहे हों तो स्वाभाविक है कि पीढ़ियों के मध्य वैचारिक संघर्ष पनपेंगे ही। पीढ़ी संघर्ष का मूल कारण यही है कि पुरानी पीढ़ी परंपरा की छोड़ना नहीं चाहती और नई पीढ़ी नए प्रयोग करना चाहती है, अपनी शर्तों पर जीना चाहती है। ये पीढ़ी संघर्ष का सबसे बड़ा टॉपिक है दोस्तों। क्योंकि गोदान अपने समय का महाकाव्यात्मक उपन्यास है, इसलिए स्वाभाविक है कि इसमें अन्य समस्याओं के साथ पीढ़ी संघर्ष की समस्या भी सामने आएगी। तो गोदान में पीढ़ी संघर्ष यूं तो कई चरित्रों के माध्यम से दिखाया गया है, किंतु सभी का महत्व बराबर नहीं है। भोला और उसकी पुत्री झुनिया की टकराहट में विधवा नारी की स्वतंत्रता, जिस प्रकार गोबर दुनिया को भगा लाता है तो उसका पिता उसका विरोध करता है, तो ये भी पीढ़ी संघर्ष है। इन दोनों के पिता पुत्री की संघर्ष में पीढ़ी संघर्ष सुनाई पड़ता है। तो मथुरा और उसके पिता में दहेज के मुद्दे पर टकराव दिखाई देता है। इसी प्रकार सरोज और उसके पिता में लड़कियों की स्वतंत्रता के बिंदु पर तनाव तो है। राय साहब और उनके बेटे में विवाह के निर्णय को लेकर टकराव है। दाता दीन और माता दीन तथा सिलिया, दाता दीन माता दीन दो पंडित हैं और सिलिया एक दलित युवती है जो कि दाता दीन के पुत्र माता दीन ने उसको रख रखा है। ये भी पीढ़ी संघर्ष है। उसके माता पिता के विचारों में भी पीढ़ी संघर्ष नजर आता है। दोस्तों सच कहें तो प्रेमचंद जी ने गौण रूप से इन सभी चरित्रों की पीढ़ी संघर्ष का माध्यम बनाया है, किंतु इसकी विस्तृत अभिव्यक्ति होरी और गोबर के माध्यम से ही दिखाई गई है। दोस्तों पीढ़ी संघर्ष हमें दिखाई देगा गोदान उपन्यास में होरी और गोबर के माध्यम। होरी का पुत्र है गोबर, गोदान के अंदर ये दो मुख्य चरित्र हैं। बाकी जिनका मैंने नाम लिया है वो कहीं कहीं नजर आते हैं और उनके माध्यम से भी प्रेमचंद जी ने पीढ़ी संघर्ष को व्यक्त करने की कोशिश की है। दोस्तों होरी और गोबर पीढ़ी संघर्ष वस्तुतः ढहते हुए सामंतवाद और उभरते हुए पूंजीवाद के मूल्यों का संघर्ष है। दोस्तों होरी पारस्परिक किसान है, पारंपरिक किसान है जो धर्म, बिरादरी, सरजात से डरता है, इन सब का आदर करता है और संयुक्त एक साथ रहकर धर्म अवस्था जैसे मूल्यों को जीवन का सार्थक समझता है तथा समाज के दबावों को जकड़न में रहकर ही यथा स्थिति यानी जो स्थिति है उसी को मानने का वह शिकार है। इसके विपरीत, इसके उल्टा गोबर है। गोबर जो कि होरी का पुत्र है, उस पीढ़ी का प्रतीक है जिसने औद्योगिकरण, पूंजीवाद, नगरीकरण तथा लोकतंत्र की उभरती हुई आवाजों में अपनी आंखें खोली हैं। दोस्तों इसमें उसने आंखें खोली हैं। जैसा दोस्तों माहौल होता है इंसान की सोच भी वैसी है। तो गोबर नए जमाने में पैदा हुआ है, इसलिए वह होरी का विरोध करता है। भौतिकवाद, अहलोकवाद, समानता, स्वतंत्रता, न्याय जैसे आधुनिक मूल्यों के पक्ष में बहुत सी बातें सुनी हैं गोबर ने। तो यह पीढ़ी अपने शोषण और दमन की नियति को मानकर झेलने को तैयार नहीं है कि मेरी किस्मत में गुलामी करना है, मैं इसको एक्सेप्ट कर लूं। तो नई पीढ़ी ऐसा नहीं मानती है, वह अपने अधिकारों को जीना चाहती है और खुद मेहनत करके आगे बढ़ना चाहती है। ये नई पीढ़ी है।
वरन उभरते हुए पूंजीवाद से पैदा हुए अवसरों को भुनाकर अपनी स्थिति बदल डालना चाहती है। ये नई पीढ़ी है। स्वाभाविक है कि ऐसी दो पीढ़ियां यदि साथ साथ रहती हैं तो उनमें टकराहट जरूर होता है। इसमें एक कथन देखते हैं हम, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी ने क्या कहा है इसके बारे में। होरी और गोबर की बातचीत एक पिछड़े हुए किसान और अपने अधिकार को पहचानने वाले आगे बढ़े एक नए किसान की चेतना की टक्कर है। आइए जानते हैं कुछ कथनों के माध्यम से जो कि होरी और गोबर ने एक दूसरे से कहे हैं। ये पीढ़ी संघर्ष के अंदर है दोस्तों। गोदान उपन्यास यूपीएससी वैकल्पिक विषय। तो जानते हैं, होरी स्वाभाविक रूप में एक यथास्थितिवादी चरित्र है, जबकि गोबर विद्रोही मानसिकता का युवक है। उदाहरण के लिए जानते हैं, होरी कहता है, भगवान ने जब गुलाम बना ही दिया है तो अपना क्या बस है। इसके उत्तर में गोबर कहता है, गोबर सांवला, लंबा, इकहरा, पतला युवक है, जिसे इस काम में रुचि न मालूम होती थी कि वह मानसिकता की गुलामी करे। प्रसन्नता की जगह उसके मुख पर हमेशा असंतोष और विद्रोह रहता था दोस्तों। तो होरी की मान्यता है कि ऊंच नीच या विषमताएं ईश्वर द्वारा निर्मित हैं तथा हमारे ही कर्मों का परिणाम है। ये मान्यताएं उसे यथास्थितिवादी तथा स्वीकारी बना देती हैं दोस्तों। जबकि आधुनिक विचारों से प्रेरित गोबर जैसे युवक इस दृष्टिकोण का विरोध करते हैं। होरी का कथन है, छोटे बड़े भगवान के घर से बनकर आते हैं, संपत्ति बड़ी तपस्या से मिलती है। उन्होंने पुनर्जन्म जन्म में पहले के जन्म में जैसे कर्म किए हैं उसका आनंद भोग रहे हैं। हमने कुछ नहीं संचा, हम तो क्या भोगेंगे। तो गोबर कहता है, यह सब मन को समझाने की बातें हैं बापू। भगवान सबको बराबर बनाते हैं। यहाँ जिसके हाथ में लाठी है वही गरीबों को कुचलकर बड़ा आदमी बन जाता है। ये गोबर और होरी का कथन है दोस्तों। तो यही पीढ़ी संघर्ष की बातें हैं, इनके माध्यम से आप समझ सकते हैं। होरी उस पीढ़ी का प्रतीक है जो समाज के समक्ष व्यक्ति को महत्वपूर्ण नहीं मानती। बिरादरी, मर्यादा, धर्म, दबाव, होरी इन पर अधिक है, इतना अधिक है कि वह हर अन्याय को सहने को तैयार है किंतु विद्रोह करने को तैयार नहीं है। इसके विपरीत में गोबर की दृष्टि अलग है। बिरादरी, समाज सब पैसे के सामने निरर्थक हैं और महत्वहीन है। ये गोबर का कथन है। होरी का कथन क्या है दोस्तों, हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। गोबर कहता है, रुपए हों तो ना हुक्का पानी का काम है, ना जात बिरादरी का, दुनिया पैसे की है, हुक्का पानी कोई नहीं पूछता है। ये गोबर का कथन है दोस्तों। आज का एपिसोड जो कि काफी बड़ा हो गया है और गोदान के अंदर पीढ़ी संघर्ष में हम कल चर्चा करेंगे। गोदान में पहला टॉपिक पीढ़ी संघर्ष, इसका अभी वर्णन पूरा नहीं हुआ है, आधा हुआ है। इसके बाकी के वर्णन पर हम कल चर्चा करेंगे दोस्तों। तो अगर आप एक यूपीएससी कैंडिडेट हैं और आपका विषय हिंदी साहित्य है तो उपन्यास गोदान को सुनकर तैयार करने की अगर आपकी इच्छा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले एपिसोड्स को ध्यान से सुनिए। मुझे उम्मीद है कि इससे आपको थोड़ा बहुत फायदा जरूर होगा और अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब माय चैनल।